हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम लोग हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर वो कंटिन्यू कर रहे थे। तो आज का जो सब टॉपिक है वो है ए न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। इससे पहले की क्लास में हमने डिस्कस किए थे लिबरलिज्म का मतलब क्या है और व्हाट डू लिबरलिज्म स्टैंड फॉर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो 1815 के बाद फ्रांस में जो नेपोलियनिक रूल चल रहा था उसका एंड हो गया और वहाँ पे एक नया गवर्नमेंट सेटअप हुआ जिसको बोला गया कंजर्वेटिज्म गवर्नमेंट। सो द नेपोलियन जो थे वो 1815 में वाटरलू वॉर में डिफीट हुए थे और उसी के बाद उनका जो रूल था नेपोलियनिक रूल वो फ्रांस में ख़त्म हो गया और एक नया गवर्नमेंट वहाँ पे सेटअप किया गया। तो द वर्ड कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है द कंजर्वेटिव्स बिलीव दैट एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड सोसाइटी लाइक द मोनार्ची, द चर्च, सोशल हायरार्की, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व। तो ये लोग जो थे, जो पारंपरिक इंस्टीट्यूशंस होता है, अनुष्ठान होता है, जैसे कि चर्च हो या फिर जो मोनार्ची हो, सोशल हायरार्की हो, प्रॉपर्टी या फैमिली, उसको वो प्रिजर्व करना चाहते हैं, उसको वो संभाल के रखना चाहते हैं। ये लोग ज़्यादा बदलाव पसंद नहीं करते हैं या फिर वो चाहते हैं कि जो बदलाव है वो जल्दी से ना हो के एक ग्रेजुअल प्रोसेस से हो। लेकिन फिर भी जब कंजर्वेटिव सोसाइटी फ्रांस में सेटअप किया गया तो नेपोलियन ने जो रिफॉर्म किए थे और जो भी बदलाव किए थे उस सभी को वो सपोर्ट किए थे, उसको वो अपोज नहीं किए थे या फिर उसको वो फिर से बदलने की कोशिश नहीं की थी। तो नेपोलियन ने बहुत कुछ मॉडर्नाइज किया था, बहुत ज़्यादा जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि मोनार्ची उसको वो ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहा था। तो उनको ऐसा बिलीव हो रहा था कि नेपोलियन ने जितने भी रिफॉर्म किए हैं उससे जो मोनार्चियल इंस्टीट्यूशन है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो पाया है। तो नेपोलियन ने एक मॉडर्न आर्मी, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, डायनामिक इकोनॉमी, द एवोल्यूशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्फडम, ये सभी वहाँ पे चेंज लाए थे। तो ये सभी चीज़ जो था वो एक्चुअली में जो ऑटोक्रेटिक मोनार्ची था यूरोप को वो और ज़्यादा उसको स्ट्रेंथन किया था, और ज़्यादा उसको मजबूत किया था। तो 1815 के बाद जो नेपोलियन हार गए थे उसके बाद जो फ्रांस का जो गवर्नमेंट है वो किस तरह का होगा या फिर क्या क्या उसमें बदलाव किया जाएगा उसको डिस्कस करने के लिए वहाँ पे एक मीटिंग बुलाया गया था वियना में, जिसके होस्ट थे ऑस्ट्रेलियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने। और उसमें जो यूरोपियन पावर शामिल थे वो थे ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया। So the Congress was hosted by the Austrian Chancellor Duke Metternich. The delegates drew up the Treaty of Vienna of 1815 with the object of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic War. तो नेपोलियनिक वॉर के टाइम में नेपोलियन ने जितने भी चेंजेस लाए थे वो सभी को अनडू करने के लिए ट्रीटी ऑफ वियना बुलवाया गया था। The Bourbon dynasty, which had been deposed during the French Revolution, was restored to power. तो जो बर्बन डायनेस्टी जिनको कि नेपोलियनिक रूल के टाइम में बाहर फेंका गया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में बाहर फेंका गया था, उसको फिर से पावर में रिस्टोर किया गया। फ्रांस ने जितने भी एनेक्शन किए थे अपनी टेरिटरी को या फिर नेपोलियन ने जितने भी कंट्री को विन किए थे और अपने फ्रांस में उसको एनेक्ट किए थे वो सभी को फिर से वो फ्रांस से अलग हो गया। A series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future. उसके बाद फ्रेंच के बाउंड्री में एक एक स्टेट या फिर एक एक कंट्री को सेटअप किया गया ताकि फ्रांस फर्दर फ्यूचर में अपना जो बाउंड्री है उसको एक्सपांड ना कर पाए। सो द किंगडम ऑफ द नेदरलैंड्स को बेल्जियम के साथ फ्रांस के नॉर्थ की तरफ सेटअप किया गया। देन जेनोवा उसको साउथ की तरफ सेटअप किया गया। प्रूसिया उसको वेस्टर्न फ्रंटियर्स में एक नया टेरिटरी दिया गया। ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का कुछ पार्ट दिया गया और जो जर्मनी का जो 39 कॉन्फेडरेशन था जो कि नेपोलियन के टाइम में बनवाया गया था उसको वैसा का वैसा रखा गया था, जिसको तोड़ा नहीं गया था। एंड जो रसिया था उसको पोलैंड का कुछ पार्ट दिया गया था। एंड प्रूसिया वाज गिवन ए पोर्शन ऑफ सेक्सनी, प्रूसिया का सेक्सनी का कुछ पार्ट दिया गया था। The main intention was to restore the monarchy that had been overthrown by Napoleon. तो उनका जो मेन एम है वो था मोनार्ची को रिस्टोर करना जो कि नेपोलियन ने बाहर फेंक दिया था, उसको ओवरथ्रोन कर दिया था। एंड क्रिएट ए न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, और उसके बाद एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर यूरोप में सेटअप करना था। तो जो कंजर्वेटिव रेजिम था जो कि 1815 के बाद यूरोप में सेटअप किया गया था वो भी ऑटोक्रेटिक ही थे, मतलब उनका जो नेचर था वो ऑटोक्रेटिक नेचर था। उनको क्रिटिसिज्म पसंद नहीं था, दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट।
एंड दे सॉट टू कर्ब द एक्टिविटीज़ दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। और उनके गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी के ऊपर कोई क्वेश्चन करे तो वो इससे सभी एक्टिविटी को शुरू से ही दबा देते थे, उसको ख़त्म कर देते थे। तो मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉ, बहुत सारे सेंसरशिप भी वहाँ पे लागू किया गया था, ताकि कोई न्यूज़पेपर में गवर्नमेंट के एगेंस्ट ना छापे या कोई बुक्स प्ले सॉन्ग्स में उसको ना दिखाया जाए, या फिर कोई भी ऐसा आइडिया जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और फ्रीडम को शो करता हो, वो सभी को वो कट कर देते थे, उसको मना करते थे दिखाने के लिए। लेकिन फिर भी बहुत सारे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडियाज़ था वो लिबरल्स को इंस्पायर करता रहा आगे तक भी। और सबसे जो मेजर इशू था जिसको कि लिबरल नेशनलिस्ट ने पकड़ा था कंजर्वेटिव रूल में, वो था द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, जो कि उस समय उसको छीना गया था। तो ये था द न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे द रिवॉल्यूशनरी।